किया गया। अब आप मुझे बताइए, ईरान कैसे अमेरिका पर भरोसा करे? किसी कीमत पर यह भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए जैसा कि आपने देखा, आज अप्रत्याशित था जब दोपहर के वक्त तेल अवीव पर इतने बड़े पैमाने पर हमले हुए, और ईरान रुकने का नाम नहीं लेने वाला है। सबसे बड़ी बात, आपने गौर किया होगा कि रूस और चीन पूरी तरह से खामोश हैं। चाइना बिल्कुल नहीं कह रहा है कि ईरान को अमेरिका की जो शर्त है या अमेरिका की जो पेशकश है उसे मानना चाहिए, क्योंकि चीन भी समझता है कि असल खेला क्या है। हो सकता है 5 दिन बाद खाड़ग द्वीप पर जमीनी हमला शुरू कर दे अमेरिका, या हो सकता है 5 दिन इसलिए दिए गए हों ताकि अमेरिका आराम कर सके। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिकी नौसेना जंगी जहाज वापस मुड़ रहे हैं। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड वापस मुड़ गया है। क्यों? क्योंकि उनकी लॉन्ड्री में आग लग गई है। आपने ऐसा कहीं सुना है? इतना बड़ा जंगी सेना है, उसका दावा है कि जो हमले हुए हैं 3-4 दिनों में 5,000 से ज़्यादा 5,000 से ज़्यादा लोग हताहत हुए हैं। मेरे पास कोई और इंडिपेंडेंट ज़रिया नहीं है कि मैं आपको एक्चुअल फिगर्स बता दूं, लेकिन जंग में ऐसा होता है कि एक कंट्री दावा करता है कि ज़्यादा लोग मारे गए हैं, और जिस कंट्री में हादसे होते हैं, बम विस्फोट होते हैं, वो कंट्री कहीं ना कहीं कम करके बताती है। इज़राइल तो बिल्कुल भी फिगर नहीं देता है। तो ये जो एक्चुअल फिगर हैं, हो सकता है कुछ महीने बाद सामने आए, लेकिन एक चीज़ दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि जो अस्पताल हैं पूरी तरह से फुल हैं। मेक शिफ्ट हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, यानी पार्किंग लॉट्स में, कार की पार्किंग लॉट्स में मेक शिफ्ट हॉस्पिटल्स हैं, या फिर बेसमेंट्स में जहाँ पर बंकर बने हैं वहाँ पर ये हॉस्पिटल्स चल रहे हैं। और एक तरह से पूरे इज़राइल में एक इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, और नेतन्याहू ने भी स्वीकार किया है कि इस तरह के जो हमले हो रहे हैं सिविलियन एरिया, वो टर्म्स एंड कंडीशन तय करेंगी। ये नहीं जो मिस्टर ट्रम्प कह रहे हैं कि हम और सुप्रीम लीडर अब चलाएंगे। नो, हॉर्मुज़ की खाड़ी को अब इस्लामिक नौसेना ही चलाएगी, वहाँ पर नियंत्रण उसका होगा। और नंबर 3, ये थोड़ा सा इमोशनल उनकी शर्तें हैं कि जो फ़िलिस्तीन का मसला है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं इमाम खामनाई की जो ईरान कहता है कि शहादत उसी वजह से हो गई, अगर पिछले साल उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो इतनी बड़ी जंग नहीं होती। तो फ़िलिस्तीन का जो मसला है, और यहाँ बात शिया सुन्नी की नहीं है, फ़िलिस्तीनियों की हो रही है, हमास की हो रही है, गाज़ा की हो रही है। गाज़ा जैसे, फ़िलिस्तीन जैसे कई मसले हैं, उनका निपटारा हो, उन पर फाइनल फैसला हो। ये जब होगा, ये 3 शर्तें होंगी मोटी मोटी, तब ये जंग रुकेगी, ऐसा फ़िलहाल इस्लामिक सेना का कहना है। अब दोस्तों, ट्रंप अपनी शर्तों की बात कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियर जो है वो वेपन्स बनाना जो है ईरान छोड़ दे, ईरान पर सैंक्शंस। तब जी अजीत जी, नमस्कार। कुरबान साहब आदाब अर्ज़, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। देखिए, इसके इसके इनकी जो पीछे हटने का जो वजह है, वो हमें जानने के लिए जो उससे 48 घंटे के पहले के जो इवेंट्स हैं उन पे ज़रा सा ध्यान देना पड़ेगा। पहले ईरान अटैक करता है इनके डिमोना शहर पे, जहाँ पे इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है। एक साथ में लगा हुआ शहर है, वहाँ पे भी अटैक करता है, काफ़ी डैमेज होता है, काफ़ी लोगों की कैजुअल्टीज़ होती हैं, कई 100 लोग शायद इंजर हुए हैं उसमें, ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं। उसके बाद इन्होंने फिर एकदम से अल्टीमेटम दे दिया कुछ घंटों बाद, 48 घंटे का। मेरे ख्याल से पहली बात तो ये एक नी जर्क रिएक्शन था उसी हमले का, जो 48 घंटे का अल्टीमेटम उन्होंने दिया था। दूसरी चीज़ मुझे ये लगती है कि ये बहुत बड़ी टैक्टिकल ब्लंडर थी, क्योंकि वो जो अल्टीमेटम था वो इतना। ईरानियंस में एक कला है जो पिछले 50 साल से हम देख रहे हैं, और वो है नेगोशिएट करने की कला, बातचीत करने की कला, और दूसरी स्ट्रेटेजी बनाने की। मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट है। अब ये तो आपने देख ही लिया पिछले 25 दिनों में कि जहां 10 और 100 का मुकाबला हो, उसमें वो अमेरिका और इजराइल को इस बात के लिए मजबूर कर दे कि वो एक तरफा तौर पे जंगबंदी का ऐलान करे। तो ये कोई मामूली चीज नहीं, और इसको दुनिया ही शायद ईरान को हल्के में ले रही थी, और ये समझ रही थी कि साहब हफ्ते 10 दिन में तो खत्म हो जाएगी, रिजीम चेंज हो जाएगा, और वहाँ
जिसे ट्रम्प चाहेंगे, रजा पहलवी के बेटे को उन्होंने तैयार कर रखा था, उसको वो जाके ईरान का प्रेसिडेंट बना देंगे। वैसा हुआ नहीं। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को इन्होंने समझाई नहीं। अब ये इनके गले की हड्डी बन गया है कि पूरी दुनिया की। जी हाँ दोस्तों, सबने मान लिया है कि इस लड़ाई को ईरान जीत चुका है। और ये लड़ाई जो 20 दिन से ज़्यादा हो गई है दोस्तों, अमेरिका बैकफुट पे नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है। स्टेट ऑफ हार्मोज, चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है पूरे विश्व में। चाइना मोटे पे छाप रहा है, ईरान मोटे पे छाप रहा है। और इस लड़ाई में $140 बिलियन का जिसका नुकसान हुआ है वो अमेरिका का हुआ है। किसके कहने पर? इजराइल के कहने पर। राष्ट्रपति का पता नहीं राष्ट्रपति कहाँ गए। और मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, कहीं ना कहीं ईरान की जो महाशक्ति है एक महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं दोस्तों। ना मिसाइलें ख़त्म हो रही है, ना जज्बा ख़त्म हो रहा है। और इस लड़ाई को जिस तरह ईरान लड़ रहा है दोस्तों, उसने यह कह दिया कि वो आखिर तक लड़ेगा और उसके लिए उसे चाहे कुछ भी करना पड़े वो पीछे नहीं हटेगा। ना ही ट्रम्प का अल्टीमेटम, ट्रम्प ने कहा था मैं अल्टीमेटम देता हूँ, तो ना वो अल्टीमेटम अब नज़र आ रहा है, ना कुछ नज़र आ रहा है। ईरान का सिर्फ हौसला नज़र आ रहा है। और ये हौसला कहीं ना कहीं अमेरिका को भारी पड़ रहा है, इजराइल को भारी पड़ रहा है। परमाणु संयंत्रों पर ईरान ने हमला कर दिया है। पीछे से रूस मदद कर रहा है, चाइना मदद कर रहा है। चाइना ने अपने सैटेलाइट दे रखे हैं, रसिया अपने हथियार दे रहा है। और अमेरिका को घुटने पर ईरान ने ला दिया है दोस्तों। अब वो दूर नहीं है दोस्तों कि अब जो चीन है वो एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है दोस्तों। ठीक है, लोग चाइना को एक महाशक्ति, एक ग्लोबल सुपर पावर के रूप में देख रहे हैं। अगर भारत को भी ग्लोबल सुपर पावर बनना है दोस्तों, तो भारत को ये पार्टियाँ छोड़ने होंगे, क्योंकि भारत के नेता करप्ट हैं दोस्तों। अगर भारत में एक करप्शन सिस्टम ख़त्म हो जाए दोस्तों, तो भारत चाइना को क्या, अमेरिका को क्या, सबको पीछे छोड़कर महाशक्ति के रूप में उभर सकता है दोस्तों। पर ये करप्शन भारत की कमर तोड़ रहा है दोस्तों। इस करप्शन से निपटने के लिए ऐसे नियम बनाने चाहिए दोस्तों। ठीक है, तभी जाकर ये देश आगे बढ़ सकता है दोस्तों, नहीं तो ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये देश का